हेलो एवरीवन। आज हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। रजिस्ट्रार तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज का टॉपिक शुरू होता है डीन से। डीन क्या होता है? तो वो टीचर जो रैंक रीडर की रैंक से नीचे का ना हो, मतलब डीन बनने के लिए कम से कम रीडर होना आवश्यक है। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर 4, जो कि अथॉरिटीज़ जो यूनिवर्सिटी की है उसके बारे में बात करता है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कोर्ट क्या होता है, कैसे बनता है, कोर्ट का कोरम क्या होता है, पावर और ड्यूटीज़ क्या होती हैं कोर्ट की, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होती है, उसके अलावा फिनेंस काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल, फैकल्टीज़, बोर्ड ऑफ स्टडीज़, ये सारे हेड्स के तहत हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। अब देखिए कोर्ट कैसे बनता है। तो 5 ग्रुप में से लोगों को लिया जाता है। इन ग्रुप को ABCDE इस तरह से डिवाइड किया जाता है। अब किस ग्रुप में कौन कौन आता है सारे तो याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम वो ज़रूर याद रखना, मतलब हमारे लिए ज़रूरी है। अब देखिए कोर्ट को बनाने के लिए ग्रुप A में जो जो लोग चाहिए वो कौन कौन है। तो पहला हमने देखा कुलाधिपति, फिर कुलपति, उसके बाद रेक्टर है ना, डीन ऑफ फैकल्टीज़ चाहिए, डीन स्टूडेंट वेलफेयर के चाहिए, डीन या डायरेक्टर चाहिए कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल के। इसके बाद हमें सेक्रेटरी चाहिए रहेंगे मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के। अगर वो नहीं हैं तो उनकी बजाय उनका नॉमिनी जो कि डेप्यूटी सेक्रेटरी की रैंक से नीचे का ना हो। इसके अलावा कमिश्नर हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश के, डायरेक्टर चाहिए रहेंगे पब्लिक इंस्ट्रक्शन मध्य प्रदेश के, डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन के चाहिए रहेंगे, चेयरमैन MP बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके अलावा मेयर चाहिए रहेंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, और अगर मेयर नहीं है तो प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल काउंसिल के। ये लोग जो है ग्रुप A बनाते हैं। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट की बात कर रहे हैं, उसमें ग्रुप A में इतने मेंबर्स आएंगे। अब अगर ग्रुप B की बात की जाए तो 4 प्रिंसिपल होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी द्वारा एफिलिएशन प्रोवाइड कॉलेज से, ठीक है, और उन 4 में से कम एक लेडी प्रिंसिपल होनी चाहिए। इसके अलावा जैसा आप देख पा रहे हैं यूनिवर्सिटी के टीचिंग डिपार्टमेंट से 3 प्रोफेसर होने चाहिए जो उनमें से इलेक्ट किए गए हों स्टैट्यूट के द्वारा, और 2 प्रोफेसर कहाँ से होने चाहिए, किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज से होने चाहिए, वो भी उन्हीं में से, उसी कॉलेज में से जो है चुने गए हुए होंगे, ठीक है। लास्ट मेंबर जो ग्रुप B में होंगे वो कौन होंगे? तो 2 लोग होंगे जो कि रीडर या लेक्चरर में से चुने जाएंगे यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में जो होंगे, और 3 लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में से चुने जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर कहाँ के? तो किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर में से चुने जाएंगे। ग्रुप C की बात कर लें तो इसमें आप ध्यान रखिए कुलाधिपति द्वारा नामांकित 2 लोग जो कि किसी लर्नड प्रोफेशन से हैं, है ना, और 4 लोग, मतलब 4 से ज़्यादा नहीं, जो कि एग्रीकल्चर, लेबर, कॉमर्स इससे संबंधित हैं, वो कुलाधिपति के द्वारा क्या किए जाएंगे? नामांकित किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे। और कौन आएगा ग्रुप C में? तो 8 मेंबर्स जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से चुने जाएंगे। 5 मेंबर्स कहाँ से चुने जाएंगे? तो इलेक्ट किए जाएंगे रजिस्टर्ड ग्रेजुएट के द्वारा, ठीक है, यूनिवर्सिटी के रजिस्टर्ड ग्रेजुएट के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे 5 मेंबर। वो सारे डोनर्स जो 1 लाख रुपए या ज़्यादा डोनेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को, वो भी ग्रुप C का हिस्सा होंगे। और एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, कहाँ, किसका रिप्रेजेंटेटिव होगा? तो जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉय होंगे यूनिवर्सिटी के, उनमें से एक सैलरीड पर्सन को एज अ रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा, उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुना जाएगा। अब ग्रुप D की बात कर लें तो ग्रुप D में स्टूडेंट्स होंगे। इसमें भी तरह तरह के स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया दिया है, बट हमें ये याद रखना है कि भाई स्टूडेंट्स किस में होंगे? ग्रुप D में। अब ग्रुप E की बात की जाए तो ग्रुप E में वो सारे मेंबर्स होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो किसी भी, मतलब अब कुछ भी बचा, वैसे तो सारे इंक्लूड हो गए हैं, बट जो भी बचे खुचे हैं फॉर गोइंग आइटम में, उसमें जो भी बचे खुचे हैं वो ग्रुप E में मतलब आएंगे, ठीक है। अब इन लोग का टर्म, मतलब कितने समय के लिए रहेंगे, इनका टेन्योर क्या रहेगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो ग्रुप D के मेंबर्स हैं उनका टेन्योर 1 साल का रहेगा, ठीक है। जो मेंबर्स नॉमिनेट या इलेक्ट किए गए ग्रुप B, C या E में,
तो वो कोर्ट के साथ ही जो है क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे 3 साल में। और जो डोनर है, जो हमने एक जगह डोनर का पढ़ा है, वो लाइफ टाइम जो है इसका मेंबर रहेगा। अब कोर्ट जो है कब कब मिलेगा या कब कब बैठेगा, तो कैलेंडर ईयर में एक बार, ठीक है। कोरम की बात करें तो कोर्ट के लिए कितने मेंबर्स चाहिए, 25 मेंबर्स की आवश्यकता होती है कोरम करने के लिए। अब पावर और ड्यूटीज़ क्या होती हैं कोर्ट की, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोर्ट क्या करेगा, एक एडवाइज़री बॉडी की तरह काम करेगा कुछ भी यूनिवर्सिटी के मैटर्स के लिए। इसके अलावा जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं, जो भी प्रोग्राम्स बनते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उसको क्या करेगा, समय समय पर रिव्यू करेगा। किस तरह से उन नीतियों को, उन प्रोग्राम्स को इम्प्रूव किया जा सकता है यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए, इस चीज़ के बारे में सजेशन देगा। इसके अलावा कोर्ट जो है संकल्प को कंसीडर करेगा, रिजोल्यूशन को कंसीडर करेगा और पास करेगा। किससे संबंधित संकल्प को, तो जो एनुअल अकाउंट होगा, ऑडिट रिपोर्ट होगी, या फिर एनुअल फाइनेंशियल एस्टीमेट जो होगा यूनिवर्सिटी का, उससे संबंधित संकल्प को कंसीडर करेगा और पास करेगा। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जो है रिकमेंडेशंस जो है प्रदान करेगा, किसके संबंध में, तो ऑनररी डिग्री के संबंध में या कोई और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के संबंध में। कोई भी एक्ट जो अथॉरिटीज़ के द्वारा यूनिवर्सिटी के किया जा रहा है, उनको रिव्यू करेगा कोर्ट। अब बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में, जो कि अथॉरिटीज़ ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के तहत आती है। सबसे पहले कॉम्पोजिशन देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल किससे बनती है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है बनती है कुलपति से, एक कुलपति होगा, एक रेक्टर होगा, ठीक है। इसके अलावा 4 डीन्स होंगे ऑफ फैकल्टीज़ नॉमिनेटेड बाय कुलाधिपति। कुलाधिपति किसको नॉमिनेट करेगा, 4 डीन्स को करेगा। 3 पर्सन जो हैं कहाँ से इलेक्ट होके आएंगे, कोर्ट से इलेक्ट होके आएंगे। कोर्ट अपने ही मेंबर में से 3 लोगों को चुनकर भेजेगा। 2 प्रोफेसर होंगे यूटीडी से, मतलब यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट से, या स्कूल ऑफ स्टडीज़ से होंगे ये 2 प्रोफेसर, जिनको कौन नामांकित करेगा, तो कुलाधिपति नामांकित करेंगे। और किस अनुसार करेंगे, सीनियरिटी के बेसिस पे इनको नामांकित किया जाएगा। इसके अलावा कौन होंगे, तो जो कुलाधिपति होंगे वो 4 प्रिंसिपल को क्या करेगा, नामांकित करेगा। कहाँ से 4 प्रिंसिपल आएंगे, तो किन्हीं एफिलिएटेड कॉलेज से आएंगे, ठीक है। और 4 प्रिंसिपल जो हैं जिन कॉलेजेस से आएंगे, उनमें से 2 कॉलेज जो है स्टेट गवर्नमेंट के तहत आने चाहिए, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के होने चाहिए। और यहाँ भी जो मतलब प्रिंसिपल चुने जाएंगे वो सीनियरिटी के बेसिस पे चुने जाएंगे। इसके अलावा 2 सेक्रेटरी होंगे। एक सेक्रेटरी कौन होगा, तो मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के होंगे। अगर वो नहीं होते हैं तो उनके द्वारा नामांकित किए गए कोई भी व्यक्ति, लेकिन डेप्यूटी सेक्रेटरी से रैंक के नीचे के नहीं होने चाहिए। या फिर सेक्रेटरी होंगे फिनेंस डिपार्टमेंट के। अब मान लें फिनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी नहीं होते हैं, तो वो किसको नामांकित करेंगे, डेप्यूटी सेक्रेटरी रैंक तक के किसी व्यक्ति को। इसके अलावा 6 लोग होंगे जिनको नामांकित कुलाधिपति करेंगे। किन में से करेंगे, जो कि SC ST या अदर बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करते हैं, उनमें से करेंगे नामांकित। और इन 6 व्यक्तियों में से 2 का औरत होना, विमेन होना आवश्यक है। कौन नॉमिनेट कर रहा है, कुलाधिपति कर रहे हैं। ये कहा गया है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स होंगे, जितने अभी हमने पढ़े, उनका टेन्योर कितना होगा, तो 3 साल का होगा। लेकिन एक्स ऑफिशियो मेंबर का 3 साल का नहीं होगा। आप लोग मुझे बताइए एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ कि एक्स ऑफिशियो मेंबर कुलपति होते हैं, और कुलपति का टेन्योर हमने कितना पढ़ा है, 4 साल होता है, ठीक है। इसके अलावा ये कहा गया है कि अभी हमने इसका कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि 3 मेंबर्स कहाँ से आते हैं, कोर्ट से आते हैं। तो यदि वो 3 मेंबर्स कोर्ट के सदस्य नहीं रहते हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य भी नहीं रहेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि कोरम बनाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता है, तो 7 मेंबर्स की आवश्यकता होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कोरम बनाने के लिए। अब पावर एंड ड्यूटीज़ एग्जीक्यूटिव काउंसिल की क्या है, ये देख लेते हैं।
तो एग्जीक्यूटिव क्या करता है, फ़ंड को होल्ड, कंट्रोल और एडमिनिस्टर कर सकता है यूनिवर्सिटी के फ़ंड को, और जहाँ उसे सही लगे वहाँ पे उसका खर्च करवा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनुअल फाइनेंशियल एस्टीमेट यूनिवर्सिटी का कौन बनाता है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाती है। हम सब जानते हैं एनुअल फाइनेंशियल एस्टीमेट का मतलब क्या हुआ, बजट, है ना, बजट ऑफ यूनिवर्सिटी। इसके अलावा बजट ग्रांट जो है उसको रिड्यूस कर सकता है कि अगर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो उसको कम करवा सकता है। एक और चीज़ यहाँ दी गई है कि टू सैंक्शन द ट्रांसफ़र ऑफ एनी अमाउंट नॉट एक्सीडिंग ₹5,000 विद इन अ माइनर हेड फ्रॉम वन सबऑर्डिनेट हेड टू अनदर और फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट टू अनदर। इस बात का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए 2 डिपार्टमेंट है, ए और बी, ठीक है। ए को 15,000 अमाउंट सेंक्शन हुआ, बी को 10,000 सेंक्शन हुआ, लेकिन ए का 10,000 में काम हो गया और बी को 5,000 का शॉर्टेज है। उस केस में ये 5,000 तक का अमाउंट माइनर हेड, मतलब ये छोटे डिपार्टमेंट्स के बीच में यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन 5,000 से ज़्यादा का अमाउंट नहीं ट्रांसफ़र करवा सकती है। मान ली किसी के पास 2,000 का शॉर्टेज हो रहा है, 3,000, मतलब 5,000 या 5,000 से अंदर का अमाउंट ट्रांसफ़र करवा सकती है विद इन द माइनर हेड। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे कोई भी फंड को उधार ले सकती है या गिरवी दे सकती है, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो है अप्रूवल की ज़रूरत रहेगी, किसके, स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत होगी। ऑल्सो ये जो लेन देनदारी चल रही है एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, वो यूनिवर्सिटी की किसी भी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के जो है कोई भी लेंडिंग या बोरोइंग नहीं करेगी। किसी भी टीचिंग डिपार्टमेंट को यूनिवर्सिटी के किसी भी स्कूल ऑफ स्टडीज़ को या कॉलेज को ऑटोनॉमस डिक्लेयर कर सकती है। कौन डिक्लेयर कर सकती है, तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास पावर है टू डिक्लेयर इट ऑटोनॉमस। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इंस्टीट्यूट करेगी और मैनेज करेगी किसको, तो 3 हमें याद रखने हैं, प्रिंटिंग, पब्लिकेशन, ट्रांसलेशन ब्यूरो, इंफॉर्मेशन ब्यूरो और एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो। 4 ऑप्शंस देके पूछ सकते हैं इनमें से क्या मैनेज नहीं करती है, तो हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है प्रोविजंस बनाती है किन चीज़ों के लिए, तो यहाँ जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि फ़िज़िकल ट्रेनिंग कैसे करवानी है, स्टूडेंट यूनियन से कैसे डील करना है, क्या गाइडलाइंस हैं, स्पोर्ट्स और एथलेटिक एक्टिविटीज़ को कैसे देखना है, एनसीसी का क्या रूल है, किस तरह से चलवाना है, और जो भी एकेडमिक काउंसिल के प्रपोजल्स हैं उनको प्रॉपर्ली स्क्रूटिनाइज करेगी, प्रॉपर्ली चेक करेगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्यों करेगी, ताकि जो बजट है उसके अंदर ही सारा काम, उसके फ्रेमवर्क में ही सारा काम प्रॉपर्ली हो सके। तो एकेडमिक काउंसिल का स्क्रूटिनी कौन करता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल करती है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।